Hey guys, good afternoon for today. Let's begin the class. Before I share the screen and discuss what I want to discuss, do you have any questions, any doubts, is any specific that you want to discuss? Please share with me. Feel free to speak up. नहीं, all sorted. अरे वाह. That means life is good. Okay. Okay. Anybody in today's class जो 2026 में plan कर रहा है? Raise your hand, please. Okay, कोई भी नहीं है. That means everybody is planning in 2025 only. No, sir, I am there. Okay. Thank you, Pratham. Okay, Harshada, fine. Rest all are taking in this month only. ठीक है, बढ़िया. Boss, how's your mocks are going on? स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे आई हैव स्पोकन टू स्पेसिफिक पीपल, उनका प्रॉब्लम हमने अलग से डिस्कस किया है. कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिए अभी क्लास में. नहीं है? ठीक है, ग्रेट है. तो लेट्स बिगिन विथ द समरी क्वेश्चंस. जनरली एक या दो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, और मैं आपके मॉक टेस्ट को ही पिक कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे आपने जो पढ़ा हुआ है उसको. लेट मी शेयर द स्क्रीन जस्ट अ सेकंड. We have this 24. I hope the screen is visible to everyone. Incoming call from Manya Harshbhardraj to identified by Truecaller. क्या बात है गाइस, आज एनर्जी काफी कम है. People Yes, are sir, speaking visible very है. less. All okay guys? सर अभी विजिबल हुई है. अच्छा, अभी विजिबल हुई. ओके, ठीक है. तो हिमांशु, मान्या और कार्तिकेय भी साथ है ना आपके? नो सर, आज कार्तिक नहीं है. आज कार्तिकेय नहीं है. ओके. ओके, तो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी तक हमने आरसी देखा. वी लुक्ड एट दोस क्वेश्चंस आल्सो जहां पे हमें पैराचंबल्स देखने हैं विदाउट ऑप्शंस वाले भी. अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पे हमें समरी करनी है. कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करते? ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं? नहीं ना, कभी करते होंगे कभी नहीं करते होंगे, ऐसा जरूर होगा. यस हिमांशु, बोल सकते हो. सर मोस्टली तो कर देते हैं. कर देते हैं ना, ठीक है, फेयर इनफ. सर आई कोई ऐसा डोंट, आई हमको. नेवर डू देम. पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, मतलब बहुत बड़ी और अजीब से वर्ड्स आते हैं ना, तो नहीं करता. अच्छा, बाकी मुझे बताओ क्यों नहीं करते हो बेटा? Sir, I feel like that I most of the times I don't get these type of questions right, and that too I feel that it is a lot to like it takes a lot of time for me to do it, and that too ओके the accuracy is very low, so makes no sense to me. ओके ओके ओके. सो टाइम कंज्यूमिंग है, ऑन द अदर हैंड एक्यूरेसी आ नहीं रहा है, तो व्हाई टू पिक दीज क्वेश्चंस, यही प्रॉब्लम है ना. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग तो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, राइट. अब रही बात एक्यूरेसी की, तो वो इम्प्रूव करते हैं. ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े से आसान है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. अल्टीमेटली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ही रहे हो, यू हैव नो अदर चॉइस. यू आर लेफ्ट विद 4 की जगह 5 पैसेजेस आप मान के चलिए, या 6 पैसेजेस आप मान के चलिए. बस इस पैसेज में जो क्वेश्चन आ रहा है वो फिक्स है, हमें पता है कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, और एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है. जनरली व्हाट वी डू
एज अ स्टूडेंट हम इसको पढ़ रहे हैं और चॉइसेस पे जा रहे हैं, ऐसे चॉइस को पिक करने की कोशिश करते हैं इसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स पैसेज में से एज इट इज लिखे हों, बिकॉज समरी का मतलब तो यही होता है ना कि जो पैसेज कह रहा है वो लिखा हुआ होना चाहिए, तो मैक्सिमम जिसमें ज्यादा वर्ड मिलेंगे वो बेस्ट आंसर होना चाहिए, बट यही हमारी गलती है, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, कीवर्ड्स की जगह ऑथर के आइडिया को मैच करना है, व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक एट। ये होगी जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गलती क्या होती है। क्या ये क्वेश्चन याद है आप में से किसी को? कौन से मॉक में आया था? ये 26 में आया था, याद थोड़ी है। नो सर। बढ़िया, चलिए लेट्स रीड इट एंड लेट्स गेट द आंसर। अच्छा, टाइम लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो टाइमिंग को ध्यान मत देना। आई नीड 100% करेक्ट आंसर, ठीक है? सो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़िए एंड देन गेट मी द आंसर। अच्छा, समरी आपको करनी है अपने वर्ड्स में ना, मुझे ये चॉइसेस नहीं चाहिए यार। चॉइसेस को कैसे हटाया जाएगा, एक सेकेंड। So I'm removing the choices. I don't need the choices and I need a summary in your own language. ठीक है, ये हो गया वाइट, बढ़िया। There are no choices, ठीक है? Forget the choices. You just have to read this and provide me the answer in your own language. You have the choices. Either you can write down or you can speak up. But I'll not show you the choices unless we are finalized what the passage is talking about. What happened? Not a single answer as of now.
Hello, everybody. Not a single answer. If you have read it more than 3 times, just stop now. Whatever your understanding is, please share. Speak up. There are 24 students here, and please speak up and share your inputs. See, my job is not to get the right answer for particularly this paragraph. What I want you to do is, please understand this. If you have understood, whatever way you have understood, please speak up and share your understanding. I think it's sufficient time that we have taken. We shall start the discussion. So, anybody? Okay, let's go with this slow one. Is there anybody who has read it more than 3 times? कोई ऐसा है जिसे 3 बार से ज्यादा पढ़ा है या 3 बार भी पढ़ा है? प्लीज बताइए पहले। कोई बात नहीं हर्षित, अभी एक 2 बार। 1 बाय 1 ढंग से करेंगे। सॉरी मान्या। 2 बार पढ़ा है। 2 बार नहीं, 3 बार किसने पढ़ा है? 3 बार या 3 बार से ज्यादा? आई एम श्योर होंगे, आपने पढ़ा होगा। आप बता नहीं रहे हो, बात अलग है। मैंने खुद पढ़ा है इसे 4 बार। कोई ऐसा है जिसने 3 बार पढ़ा है मेरे अलावा? सर मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, परिणीति, परिणीता सॉरी। सर पढ़ा तो मैंने भी है। हाँ ठीक है बेटा, तो बोलो ना। मैंने खुद 4 बार पढ़ा है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई एम द वन, मैं पहले हूँ जिसने पढ़ा है 4 बार। और कोई है जिसने 3 बार या 3 बार से ज्यादा पढ़ा है? ठीक है, तो जिस किसी ने भी 3 बार या 3 बार से ज्यादा पढ़ा है, इसका मतलब क्या है बेटा? क्या आपने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ढंग से नहीं पढ़ा? ऑब्वियसली नहीं ना, आपने ठीक से पढ़ा। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हमारा पढ़ने का तरीका शायद गलत है। राइट, चलो उनसे बात करते हैं जिन्होंने 2 बार में पढ़ा इसको। जिसने 2 बार में इसे पढ़ा, क्या आप लोग मुझे इसकी समरी दे पाएंगे 2 बार पढ़ने के बाद भी? सर मतलब कि समझ में नहीं आया, एग्जैक्ट समरी तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ ठीक है, ये पता चला कि इसमें किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है और किस बारे में बात हो रही है बस। वो बता दो चलो। सर जैसे इसमें है ना पर्टिकुलर एक स्टेट और उसकी पावर्स के बारे में बात हो रही है कि है ना तो कैसे स्टेट कैसे। का नाम क्या है? सर ये भूल गया। कोई बात नहीं, सामने है, देख के बता दो कौन सा क्या नाम है स्टेट का। यस प्रथम। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ। सर मैंने 2 बार पढ़ा था, लाइक जितना मैंने इन्फर किया, सो इट इज अबाउट कि मतलब कैन आई स्पीक इन हिंदी और लाइक डू यू प्रेफर इंग्लिश? वट एवर यू लाइक बेटा, आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे तो बस मीनिंग समझना है। अच्छा ओके सर। सर लाइक दिस पैरा इज ऑल अबाउट कि ह्यूमैनिटीज पे, लाइक मैन पे किन किन लोगों ने रूल किया है। इधर इट इज रिपब्लिक्स मींस द फीलिंग ऑफ sovereignty, or ओके, being at the principle mean an idea. So it has tell ki if it was a long established empire, so it was quite easy for the one to rule another state. If it was a new idea, new ideology established, so it was very difficult. But since it was difficult, there were some factors through which they can rule. First of all, it was the man who helped the new state to rule was the rebellion made by men whose promises or whose expectations were not fulfilled by the emperor, the current emperor or the current prince. Alongside, it was the rebellion by the people who at first helped the prince or the head of state to take over the republic or take over the state. But because of the lack of because of the lack of because of not being able to match the expectations, they also got rebelled. And in the later half, it has been said that
though for coming into a power, a man needs a very strong army, but the overall depends, like once he entered the state and he captured his long being, will depend on the natives, like the supports of his close ones. Good job, Pratham. Very good job. I'm not clapping that you have gave me the perfect answer. I'm clapping because you did your best, बेटा. और आपने बहुत अच्छे से मुझे सम अप करने की कोशिश की है, एंड यू डिड इट. आपने बहुत अच्छे से सम अप किया है. वेरी गुड जॉब. वेरी गुड जॉब. गुड. और कोई? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको कॉन्फिडेंस है, हाँ अभी पूरा समझ आ गया है एंड आई कैन प्रोवाइड द राइट आंसर? नहीं ना, तो इसका मतलब ये है गाइस कि हम अब तक जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे. अब समझो कैसे. You guys did not read it properly, nor you understood it properly. Still you were answering these questions. किसके बेसिस पे? चॉइसेस के बेसिस पे. तो आपको क्या लगता है? चॉइसेस आपकी हेल्प के लिए बनाई गई हैं. आपको नहीं पैसे समझ आया, कोई बात नहीं, आप चॉइसेस पढ़िए, आंसर मार्क कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. ये गलती हो रही थी अब तक. तो ये क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस गलत हो रहे थे. क्यों गलत हो रहे थे? क्योंकि पैसेज ही समझ नहीं आ रहा. बॉस, ताले की चाबी यानी कि उस करेक्ट आंसर की, उस सॉरी चॉइसेस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके चॉइसेस में आंसर नहीं है, उसकी चाबी यहाँ पैसेज में छुपी है भाई. वो तो हम ढूंढ नहीं रहे, हम वहां जाके ट्राई कर रहे हैं ताला खुल जाए. कैसे खुलेगा? नहीं खुल सकता ना. पहले पैसेज को समझना जरूरी है एंड यू नॉट डूइंग इट. अब इमेजिन करो अगर आपको ये पैसेज समझ नहीं आ रहा, इसका सिर्फ समरी आपको ढूंढनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे? ये बात अलग है, हम कर रहे हैं वो ठीक बात है, पर आप अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को किस तरह से फ्रेम किया गया है. एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, समरी पूछी गई है. सिंपल पैसेज कैसे दे सकते हैं लोग? अगर सिंपल दे देंगे तो अब तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़े बड़े पैसेजेस पढ़ के उसके 4 क्वेश्चंस के आंसर देते आ रहे हैं. नॉट अ बिग डील फॉर यू इफ दिस इज अ सिंपल पैसेज. इंटेंशनली दे हैव टू कीप इट वेरी टफ. फिर दूसरा टफ क्या करते हैं ये लोग? चॉइसेस को बड़ा अनलाइकली बना देते हैं, को काफी ज्यादा मैच करने वाली बना देते हैं. पैसेज से मैच कर रही होगी, आपस में मैच कर रही होंगी. ठीक है, हर एक आइडिया वो बात कर रहा होगा, हर एक चॉइस ऐसी आइडिया पे बात कर रहा होगा जो पैसेज में लिखा होगा. एंड देन यू मस्ट बी फीलिंग ये आंसर है या ये आंसर है. ये है प्रॉब्लम. क्या हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया? इज एवरीबडी अंडरस्टूड कि हम क्या गलती कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को करते समय? Yes, sir. यस सर. किसी को कंफ्यूजन है तो अभी बता दो कि गलती क्या है, उसके बाद सोल्यूशन की बात करेंगे. बट पहले प्रॉब्लम क्या थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली. मैं फिर से सम अप कर देता हूँ, इसकी भी समरी दे देता हूँ. पहली मिस्टेक हम ये कर रहे हैं, हम पैसेज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या अगर दे भी रहे हैं 2-3 बार पढ़ रहे हैं तो भी हमें पैसेज क्लियर नहीं हो रहा. बावजूद इसके वी आर जंपिंग टू द चॉइसेस. इससे बेटर तो बाकी की अप्रोच मुझे लगी कि वो रीड ही नहीं कर रही है व्हेन शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, विच इज फाइन, परफेक्टली ओके. बट अब हमें सोल्यूशन की बात करनी है, तो क्या करें भाई? पैसेज पढ़ रहे हैं सर, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, समझ नहीं आ रहा, आप क्या करें? तो पढ़ने का तरीका चेंज करो. आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आती. नॉट अ सिंगल पर्सन आउट ऑफ ऑल ऑफ यू जिसे इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं आती, ऐसा कोई नहीं है. सबको आती है. अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम होती है, पैसेज थोड़े से टफ हैं, लैंग्वेज टफ है, वोकैब क्लियर नहीं होती. बहुत दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे खड़ा होके बोल सके कि मुझे सारी वोकैब आती है, सब तरह की राइटिंग समझ में आती है. नहीं है ऐसा. ओके, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. आप लोगों में से कोई भी मुझे एक ऐसा इंसान कोई भी जिसने एक सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्लीज शेयर एन एग्जांपल ऑफ अ सबसे बकवास मूवी जो आपने अपनी लाइफ में आज तक देखी है. एक, कोई भी आप में से मुझे एक मूवी का नाम बताइए जो सबसे बकवास आपको लगी अपने हिसाब से. एनीबडी? आई एम ड्रॉइंग एन एनालॉजी जिससे आपको समझ आएगा. हाँ हर्षित बताइए, या मान्या? पठान. पठान, ठीक है हर्षित. एनीबडी, एनीवन एल्स? पठान कौन सी सैयारा. थी? सैयारा, ठीक है. सर एनीबडी? बाकी. बागी, ठीक है. देखो, कॉन्ट्रडिक्ट मत करना कि मुझे तो अच्छी लगी तुम्हें खराब लगी, ऐसा कैसे हो सकता है. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, बट इट इज जस्ट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स, है ना. तो आप लोगों ने जो भी मुझे नाम लिए, सनम तेरी कसम, बागी, है ना, क्या था, पठान, वट एवर द नेम्स आर, सो ऑल आर एक्स फॉर मी. आई एम आस्किंग वाई डिड यू फाइंड इट बोरिंग और बकवास या बैड, वट एवर इट इज. यस हर्षित, गो अहेड. क्योंकि उसमें कुछ भी दिखा दिया. ठीक है, गुड.
मतलब तो आपकी जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चर। आपकी प्रॉब्लम है सर मूवी को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है वो प्रॉब्लम है। मैं सही कह रहा हूँ हर्षित? यस सर। ठीक है, टू दोज हु गेव मी आंसर्स अलग से, क्या आप सबका प्रॉब्लम सेम है? स्ट्रक्चर वाज नॉट करेक्ट, यानी कि कोरियोग्राफी ठीक से नहीं की गई, एडिटिंग नहीं करेगी, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, शायद सिनेमेटोग्राफी बोलते होंगे आई गेस, या एडिटिंग बोलते होंगे, मतलब जिस तरह से मूवी को स्ट्रक्चर किया गया वो गलत था। इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन इट, ओके, इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन इट, ठीक है। इस केस में तो आप पूरी मूवी देखोगे ही नहीं। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो मुझे डर है, मुझे लगता है कि शायद आप 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा मूवी ना देखो। अगर आपने पूरी मूवी देखी है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा assumption। ठीक है हर्षिता? हाँ परिणीता। और यूजुअली जैसे ये वाला पैराग्राफ भी है, इसमें अगर इंडिविजुअली लाइंस पढ़े ना तो ऐसा लगता है कि हाँ समझ आ रहा है, बट फिर आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बैठ रहा। तो अगर एक लाइन इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो समझ आ जाता है, बट ठीक फिर है, जब पैराग्राफ एज ए पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो वो बैठता ही नहीं है। वेरी गुड बेटा। मुझे बताओ परिणीता, कौन सी लाइन समझ में आई? मैं वो पढ़ता हूँ मैं लाइन, मुझे बताओ कौन सी लाइन समझ में आ गई आपको? सर जैसे कि अगर हम फर्स्ट लाइन भी पढ़े, ऑल स्टेट्स ऑल पावर्स दैट हैव हेल्ड एंड रूल्ड ओवर मेन हैव बीन आइदर रिपब्लिक्स और प्रिंसिपैलिटीज। अब ये अपन समझे तो अपने को समझ आ जाता है कि रिपब्लिक्स और प्रिंसिपैलिटीज हैं जो नहीं, भी मुझे समझा दो पावर्स एक हैं। बार, समझाओ हमको क्या लिखा है इसमें। कि वही लिखा हुआ है कि जो स्टेट्स है वो या जो भी पावर्स है, क्या तो वो रिपब्लिक्स है या प्रिंसिपैलिटीज है। तो अब इसके बाद में आपने ये पढ़ा, उसके बाद आप ये एक मिनट, एक्सपेक्ट करोगे एक ना मिनट कि बेटा, ये रिपब्लिक्स क्या होता है? वही मैं एग्जैक्टली वही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने ये पढ़ा, आपको ऐसा हाँ लगेगा कि अब इसके आगे की रिपब्लिक से प्रिंसिपैलिटी के बारे में कुछ बताएंगे, अब भी तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें पहला सेंटेंस समझ नहीं आया बच्चे। ओके, अब आप देखो पहले सेंटेंस में मिस्टेक हो गई हमसे। कैसे मिस्टेक हो गई? हमने ऑल स्टेट्स और ऑल पावर्स और जो सेंटेंस का जो तरीका है लिखने का उसको इग्नोर किया। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑल स्टेट्स ऑल पावर्स मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी पावर है, पावर मतलब जो उस गवर्नमेंट को चला रही है, जो स्टेट को चला रही है, दैट हैव हेल्ड एंड होल्ड, जो आज तक हुई हैं या हो रही हैं, रूल ओवर मैन, हैव बीन एंड आर, ठीक है, जिसने आज तक मैन को रूल किया है, आज तक किया है या अब कर रही हैं, वो या तो रिपब्लिक्स हैं या प्रिंसिपैलिटीज हैं। बात समझ आई? वो ये कह रहे हैं जितनी भी पावर, जितनी भी गवर्नमेंट्स, जितने भी लोग पावर में रहे हैं स्टेट्स में, पूरे वर्ल्ड में आज तक या अभी भी हैं, वो या तो रिपब्लिक्स हैं या फिर प्रिंसिपैलिटीज हैं। दो ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आपको समझ आया? हाँ। एक बहुत बड़ा और एक्सट्रीम क्लेम किया है ऑथर ने पहले ही सेंटेंस में। कहते हैं ना पहली बॉल में सिक्स मारा है। एक एक्सट्रीम सेंटेंस, सुपर एक्सट्रीम सेंटेंस बोल रहा है कि भाई जितने भी लोग हैं वो सब या तो, जितने भी पावर में लोग हैं वो या तो रिपब्लिक्स हैं या वो प्रिंसिपैलिटीज हैं। अब इतना पढ़ के मुझे समझ आया कि ओके, ऑथर ने पूरे पैसेज को जिसमें वो बात करने वाला है वो ये बोलने वाला है कि जो रूल करने वाले लोग हैं या तो रिपब्लिक्स हैं या फिर प्रिंसिपैलिटीज हैं। भले ही मुझे ना पता हो कि रिपब्लिक्स क्या है या प्रिंसिपैलिटीज क्या है, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया दैट इट होल पैसेज ही मस्ट बी जस्टिफाइंग दैट। अब सेकंड सेंटेंस समझ नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है बॉस, उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा ना अपनी बात को। जो उसने बोला है कि या तो वो रिपब्लिक्स हैं या वो प्रिंसिपैलिटीज हैं। अब देखो मैं सेकंड सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको समझ आएगा। Those states which, when acquired to join to a state long held by the conqueror, are they heredity in which the family has been long established, or they are new? क्या बोल रहा है? ऐसे स्टेट जो रिक्वायर किए गए हैं बहुत टाइम के बाद, कॉन्करर के थ्रू। कॉन्करर मतलब जैसे कोई आया जिसने आक्रमण किया, लड़ाई कर ली, लड़ाई करके उस जगह को जीत लिया। अब वो आकर के लड़ाई जीत लेता है, अब वो कौन है वहां पर, कौन सी फैमिली जो है एस्टेब्लिश करेगी? या तो वो या तो वो खुद करेगा या किसी और फैमिली को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा। आगे लिखा है बट द डिफिकल्टीज अकर इन अ न्यू प्रिंसिपैलिटी। तो अगर वो खुद करता है रिपब्लिक तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नई प्रिंसिपैलिटी आती है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या आएगी? एंड फर्स्टली इफ इट नॉट बी एंटायरली न्यू बट इट इज इट वर, तो ये प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश कर रहा है वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, अब मैं सीधे जंप करके पहुंच गया यहाँ पे। दिस फॉलोज, so this follows also on another
ये क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे. ओके, नेचुरल and common. Okay, interesting. Natural and common necessity which always causes a new prince to burden those who have submitted to him. ये जो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ ना, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है. क्या आप लोगों में से किसी को ये सेंटेंस समझ आया? This follows also on another natural and common necessities which always cause a new prince to burden those who have submitted to him with his solitary and with infinite other hardships which he must put upon his new acquisition. यस सर. किसी को भी समझ में आया? प्रथम समझ आया बेटा? यस सर. क्या है मतलब, समझाओ जरा. सर लाइक इट बहुत सिंपल है, जो मैंने लास्ट में बोला था ना कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, सो लाइक जो मतलब द वन हु हैज कॉन्कर द स्टेट, सो एक उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि लाइक द पीपल फ्रॉम हु ही टुक द हेल्प, सो वो उनके इंटरेस्ट को वो करे, फुलफिल करे. करेक्ट, ठीक है बेटा, आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हो. लेकिन मैं रुक जाऊंगा फर्स्ट फ्रेज पे, ध्यान से सुनना. दिस फॉलोज ऑल्सो ऑन अनदर नेचुरल एंड कॉमन नेसेसिटी. रुक गया मैं यहीं पर. व्हाट डज इट मीन? दिस फॉलोज, विच फॉलोज, उसके पहले लिखा हुआ है. Okay, कि ये वाली चीज इन पे भी लागू होती है. किस पे? नेचुरल और कॉमन नेसेसिटी है ये. वो क्या चीज है, इसके पहले लिखा हुआ है. उसको भी डिफाइन किया गया, आप देख सकते हैं. अगर आपको ये सेंटेंस भी समझ नहीं आया तो उसको डिफाइन करके भी एग्जाम्पलीफाई किया गया है. यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया गया है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं. So, for men change their rules willingly, hoping to better themselves, and this hope induces them to take up arms against him who rules. Arms against rules means fight that they are talking about. आप समझ रहे हैं what this paragraph is talking about? It is just justifying this thing. कि all power that have held or have been or are either republics or principalities. उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं. ऑल दोज जस्टिफिकेशंस आर बीइंग डिराइव्ड हियर. अब मैं सीधे जा रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करता हूँ. व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. यू कैन नॉट टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट देम फीलिंग बाउंड टू देम. ओके, ये रहा. ऑल्दो one may be very strong in armed forces, yet in entering a province one has always need for the goodwill of the natives. कितना ही पावर हो आपके पास, कितना ही आर्म्ड फोर्सेस हो, डजेंट मैटर. थोड़ा टाइम रूल कर लोगे पर लॉन्ग टाइम नहीं कर पाओगे. लॉन्ग टाइम करना है तो भाई वहां के जो नेटिव्स हैं उनके भले की बात करनी पड़ेगी, तभी आप रह पाओगे. इसीलिए उसने पहले सेंटेंस में कह दिया कि या तो आप रिपब्लिक्स हो या आप प्रिंसिपैलिटीज वाले हो, तभी आप रूल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट रूल. उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा पैराग्राफ लिखा है इन्होंने. बात समझ आई या नहीं है गाइस? सो व्हाट एम आई मेजरली फोकसिंग ऑन? मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा. दूसरा सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेंटेंस क्या क्या रहा है. नहीं समझ आया तो मैं ये चेक करूंगा कि इसका नेक्स्ट वाले सेंटेंस से लिंक क्या है. Okay, this is how we'll have to read and understand each and every sentence if you are able to understand. नहीं भी तो भी आपको स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करनी है कि समरी क्या कहना चाह रही है. समरी ढूंढनी है ना तो स्ट्रक्चर पे जाइए. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इस पैरासेज को, पैराग्राफ को लिखा कैसे गया है, पहले क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? Yes. Those who did not understand it even after reading 2 3 times, क्या समझ आया? बाकी क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ठीक है. ओके, अब जरा पढ़ने की कोशिश करिए. वन बाय वन विल रीड एंड व्हेन विल आइडेंटिफाई देम. इसको एलिमिनेट कैसे करें? हम्म, अभी क्लियर हो गया. नाउ आइए चॉइसेस पे. देयर आर 4 चॉइसेस, चारों को पढ़िए और मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है आंसर है. अगर कंफ्यूजन हो 2 चॉइसेस में या 3 में भी अगर है तो लिख देना तीनों.
ठीक है हिमांशु और मान्या। ओके आगम। रेड लाइन है। Noted Pratham, Agam, Harsh, Harshit, Dadeep, and Himanshu. Okay. So who gave me C or D? Himanshu or Manya? यस सर, पर फिर डी लग रहा है अब, क्योंकि जो सी अच्छा। वाला है हम्म उसमें प्रिंसिपैलिटीज को बोल उसमें हाँ उसको हेरिडिटी ही बोल दिया है, और जो सी वाला है उसमें बेसिकली हेरिडिटी बोल दिया, और डी वाले को ईदर हेरिडिटी और न्यू बोला है जो पैसेज में पढ़ा था, तो उससे डिफरेंशिएट हो गया कि डी है बस। Bingo. Thank you for giving me the right answer. Guys, the answer is D, not the C. और A और B तो हो भी नहीं सकता। कंसर्न ये है क्योंकि प्रिंसिपैलिटी सिर्फ एक नहीं है, which C signifies. तो आंसर हैज टू बी डी, क्योंकि इसमें सारी चीजों को कवर कर लिया है अच्छे से। वी आर नॉट जस्ट मैचिंग द कीवर्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियाज व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन द डी आंसर। उदयदीप बेटा समझ गया? यस सर। और जो भी कंफ्यूजन थे इसी के साथ वो भी क्लियर हो गए होंगे, राइट? बाकी समझ आया पैसेज कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है? इस बाकी देर नो शी लेफ्ट आई गेस। ओके, ऑनलाइन क्लास से पता भी नहीं लगता कौन बैठा है कौन चला गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो अब बताइए, आपको पैसेज क्लियर हुआ? समरी क्वेश्चंस कैसे करने हैं या कैसे समझने हैं? प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, choices are not there to help you, they are to trap you. Okay, so answer कहाँ से मिलेगा? Within the passage you will get the answer, not beyond the passage you can't get the answer. Only within the passage you can get the answer. Please keep this in mind and never directly jump to the choices after reading 2 times or 3 times. Didn't understand? 4-5 सेंटेंस समझ आ गए, 4-5 नहीं आए, लेट्स जंप। नहीं, पैसेज का मैप बनाना है। मैप कैसे बनेगा? फर्स्ट पार्ट में क्या बात हो रही है और लास्ट पार्ट में क्या बात हो रही है। दिस इज हाउ यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, क्लियर है? सर यस मैं तो प्रथम? समरी लिखता जाता हूँ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, दैट आई विल कॉल इट एज नोट्स। आप नोट्स बना रहे हो बेसिकली। हाँ, दो ठीक तीन है, लाइन के बना लेता हूँ। बना सकते हो, आपके आंसर से समझ भी आ रहा था। ठीक है, फेयर इनफ। सो नाउ वी हैव डन दिस, आई होप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम बहुत आराम से कर लेंगे। अच्छा, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। This also comes under the same category. Choose the best option to complete the text.
आई थिंक इसके बाद ही आना होगा। सर ये पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन है। राइट, पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो आंसर चॉइसेस हैं इसके जस्ट लास्ट में आएंगे इस पैराग्राफ के। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, इट्स वन द सेम थिंग। देखो, समरी में हमने ये किया कि पूरे पैसेज की हमने एक समरी निकाल के अलग से लिख दी। यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर अ कंक्लूजन, एक ऐसा सेंटेंस जो इस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करेगा, विच इज वन एंड द सेम थिंग, नो डिफरेंट। तो लेट्स डू इट विद द सेम वे। ओके प्रथम, are you guys able to do this question? Because I am facing problem. I did not find any answer choice apt to this paragraph. क्या ये क्वेश्चन सही है? यस प्रथम? सर लाइक मेरे को तो सही लग रहा है, बाकी ठीक है, एलिमिनेट समझा दो बेटा एक बार कैसे किया आपने इसे। सर बहुत ही सिंपल था। सिंपल मतलब पहले तो रीड किया कि 16th सेंचुरी में इट वाज टेलिंग अबाउट कि हाउ द आर्टिस्ट एंड द ह्यूमैनिटीज चेंज द लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ये पूरा पढ़ा पहले। फिर देखा कि ह्यूमनिस्ट सच एज एग्जांपल दी है। फिर व्हेन लाइक जो समरी लाइन दी थी, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन द रेजोनेंस इज हेल्प टू सेक्युलराइज कहते यूरोपियन सोसाइटी। अब उसके बाद जब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा मैंने, सो लाइक एक न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा था, और लास्ट में कभी न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं होता। सेकंड, द कंट्री विटनेस द ग्रोथ ऑफ रॉयल पावर। और फिर ये कहीं नहीं दिया है इसमें, क्योंकि आप देखो ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, द रेजोनेंस हेल्प टू सेक्युलराइज यूरोपियन सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। करेक्ट। और फिर जब फोर्थ वाला पढ़ा, इन द मीन टाइम अर्बनाइजेशन कंटिन्यूड अनडिबेटेड एज दिस ग्रोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज की तो बात ही नहीं हुई है। तो सी सही लग रहा है, द ओके, वेरी पावरफुल नोशन दैट मेक्स मैन लाइक दैट मैन मेक्स हिज ओन हिस्ट्री एंड डेस्टिनी टुक रूट। क्योंकि सेक्युलराइज और like, जो सी है इसमें जो आइडिया दिया है वो मतलब परफेक्टली लिंक्ड नहीं है, बट इट्स समवॉट इनडायरेक्टली लिंक्ड। दैट्स माय कंसर्न। ये लिंक नहीं है और ना ही कहीं लिंकिंग शो हो रही है। And I agree with all your reasons that you provided me for A, B, and D to eliminate. I will, in fact, add on couple of things for the D answer choice, that it says, in the meantime, urbanization continued unabated as did the growth of universities. ये correct हो सकता है, but I don't have any idea that what was happening in between. What happened, I know this, but meantime, whether it was happening or not, I have no idea about it. So I can't neither select it nor eliminate it. But if I come to C, it says the very powerful notion that man makes his own history and destiny took root. This is again, I am not able to link to something. Okay, whether it was a powerful notion or not. Secondly, power is something that inference हो रहा है, लेकिन
कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चन. जनरली व्हाट हैपेंस आंसर इज, तो यस परिणीता. सर आंसर इज द फोर्थ वन. And I had also marked the fourth one only because for me, I felt like that when they are talking about how Renaissance changed, so Renaissance is rebirth of art and history and like personal expression and everything. So with Renaissance, we talk a lot about how education and everything changed in France also. So I think like if you know like when you read this paragraph, when you don't know anything about Renaissance and try to figure out, it will be harder. But when you know a little, because I'm a history student, so I know a little bit about Renaissance. So when you already know that, when you read it, because like it is often with Renaissance, it is simultaneously always talked about how the education curriculum and everything changed in France and Europe at that time. So the fourth sentence makes sense in that way. ओके ओके, मतलब यहाँ पे ये लोग बायसनेस खेल रहे हैं, हिस्ट्री वाले बच्चों को ज्यादा मार्क्स देंगे, ऐसा कर रहे हैं ये लोग. सर ऑप्शन सी करेक्ट है वैसे। अच्छा वो कैसे? नीचे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि ऑप्शन सी करेक्ट है। वो डी में कुछ अनरिलेटेड ही बता रहा था उस चीज को लेके। सब आंसर करेक्ट डी ही दे रखा है, बट एन एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि सी करेक्ट है और डी अनरिलेटेड है। नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसमें पता नहीं होगा अच्छा सी ओके है। ओके, मतलब डिस्प्यूटेड है कि सी है या डी है. बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ना मैं सी से खुश हूँ ना मैं डी से खुश हूँ. क्या होता है, व्हेन यू रीड द पैसेज एंड यू आर ड्राइविंग टू द राइट आंसर्स, सो मेरे लिए करेक्ट आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस होना. हमारे साथ क्या होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, मतलब आपके साथ ज्यादा होता होगा, कि व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन और आपको लगता है कि ए आंसर है, लेट्स से, और आपका आंसर सी आया है, बट आपको पता लग रहा है कि आंसर ए है, तो आपका दिमाग अपने आप कन्विंस हो जाता है कि हाँ हाँ, इस वजह से ए हो सकता है. राइट. बट मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, आई एम नॉट हैप्पी विथ रिगार्डलेस व्हाट द आंसर हैज बीन गिवन और हैज बीन प्रोवाइडेड. एंड दिस इज हैपनिंग विथ मी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यस परिणीता. Sir, when this kind of a dilemma arises, like even after elimination and everything, should we preferably leave this question or attempt it anyways, like with our intuition or gut feeling? ऑब्वियसली यू नो द आंसर, एंड प्रेटी सिंपल इट इज कि भाई जब नहीं कॉन्फिडेंस है तो हम नहीं करेंगे उसको पिक, क्योंकि हमें नेगेटिव सर मार्किंग नहीं पर चाहिए. इंग्लिश में तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता. तो तरीका चेंज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लिश में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. देखो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, यहाँ हमें कॉन्फिडेंट था, मतलब हमारे पास सॉलिड रीजंस हैं, कॉन्फिडेंटली हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू गो टोल्ड मी कि प्रिंसिपैलिटीज आर हेरिडिटरी, कंप्लीटली न्यू और कॉम्पोजिट. बट ये गलत कर रहा है, क्योंकि हमें आइदर चाहिए, हमें दो चीजों के बारे में पढ़ाई करी है ऊपर, तो एक पे हम नहीं जा सकते. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू एलिमिनेट, ये है कॉन्फिडेंस. लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसके बाद भी हम कर रहे हैं, तो बहुत सिर्फ फ्लूक पे जा रहे हैं, अपन बुरी तरह से फ्लूक पे जा रहे हैं. कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है. फिर हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हमें ये क्या कहते हैं, भगवान को मनाने की जरूरत है कि बस हमारा फ्लूक लग जाए ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लो, आप थोड़ा भगवान को ब्राइब ब्राइब कर सकते हो कि हमारा फ्लूक लग जाए, फिर इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश पढ़ना है तो कॉन्फिडेंस आना है. ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है. अभी आप लोग उस स्टेज पे जा चुके हो कि मेहनत नहीं करनी है यार, लग रहा है तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, रुक जाओ. करना इतना सा है दैट आपके सामने कुछ पढ़ने के लिए आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंटली पढ़ना है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अभी देखो, आप लोग मुझे करेक्ट आंसर दोगे 3 बार, मुझे पता है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ. मेरी आदत है कि वेन एवर आई टीच आरसीज या इंग्लिश, तो मैं मूवीज के साथ उसको लिंक करता हूँ, और मैं भी वही करने वाला हूँ आपके साथ. रुकिए एक सेकेंड. गाइस, मैं आपको कुछ मूवीज के पोस्टर दिखा रहा हूँ. आपको पोस्टर्स देख के मुझे बताना है आपको क्या लगता है ये किस तरह की मूवी है, मतलब इसका टॉपिक क्या है. ठीक है, मूवी का टॉपिक समझते हैं ना, कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है, हॉरर है, या फैमिली ड्रामा है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वो टॉपिक आपको मुझे बताना है, फिर उसके आगे की डिटेल्स मैं आपसे और पूछूंगा. आपको लगता है ये पॉसिबल है? Yes, sir.
बोलिए। हॉरर। हॉरर। फिर हॉरर, क्या बात है। कोई रॉन्ग आंसर तो दे दो। सर कॉमेडी। सर कॉमेडी। थैंक यू। अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपके आंसर्स गलत हैं, इसका आंसर है हॉरर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। लव स्टोरी, ये बढ़िया था। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, नो रॉन्ग आंसर्स नहीं देने, आई वाज जस्ट किडिंग। लेट्स कम बैक एंड लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइट आंसर्स। आपको कैसे पता लग रहा है कि ये हॉरर मूवी है? कौन से वो इनपुट्स हैं, कौन सा वो स्ट्रक्चर है जिससे आपको पता लग रहा है? सर द फेस ऑफ द गर्ल। करेक्ट। Sir, the color grading. कलर ग्रेडिंग, फेस, ठीक है, करेक्ट, गुड। नेक्स्ट प्लीज। द कॉमेडी। ओके, फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, ओके। Thriller. सर हाँ सर, थ्रिलर, थ्रिलर। थ्रिलर, Sir, ओके। thriller. थ्रिलर, थ्रिलर। ठीक है। कैसे थ्रिलर, कैसे? सर ये लोग जासूस लग रहे हैं। हाँ सर। कैसे पता लगा जासूस है? सर उनकी इन्होंने तो वो शक्ल गॉगल से। वॉगल भी नहीं लगा रखे। So they're wearing monkey caps and they look suspicious. वेरी गुड। उनके एक्सप्रेशंस को अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि दे आर सस्पेक्टिंग समवन, भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? एम आई राइट? यस सर। यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्पाई रिलेटेड फील दे रहे हैं आपको ये कैसे आप पहचान पा रहे हैं? हाउ आर यू एग्जैक्टली डूइंग इट? नथिंग इज रिटन, or whatever is written you are not able to understand the name of it as actually, but still you are able to give me the right answers. Why? What is it? इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कैसे आ रहा है? when you are reading it, when you are looking at it, बिकॉज ये मूवीज है, आपको इंटरेस्ट है, आपने इसके इंटरेस्टिंगली जाके देख लिया कि इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, कॉमेडी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर रीडिंग द पैसेजेस। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आता, यहाँ क्या समझ में आ रहा है भाई? यहाँ तो जो लिखा है नाम वो भी आप मुझे नहीं बता सकते। कोई बता सकता है मुझे कि मूवी का नाम क्या है? तमिल मूवी है, तेलुगु है, मलयालम है, कौन सी मूवी है? जानता है कोई? यू कैन टेल मी राइट कि ये केरला मूवी है, मतलब मलयालम मूवी है, और ये मलयालम में लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। ओके पाकी, दैट्स नॉट ट्रू। सो कहने का इतना सा मतलब है, इवन दो यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, स्टिल यू आर एबल टू गिव मी द करेक्ट आंसर्स। कैसे? दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फरेंस। आप ये बहुत ज्यादा चलाते हो पैसेज के अंदर भी, मत करो भाई। जो लिखा है उसको पढ़ के आंसर देना है बस। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है मूवी किस तरह की होगी, आप सबको दिख रहा है कि मूवी किस तरह की होगी। बैकग्राउंड, लोगों के हाथ में क्या है ना, उससे आपको साफ साफ पता लग रहा है। उनके ड्रेसअप कैसा है, उससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कैसा है। यहाँ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मूवी कैसी है, आपको पता लग रहा है कि किस तरह की मूवी है, करेक्ट है? राइट। सो Yes, कहने का sir. इतना सा मतलब था, कहने का इतना सा मतलब था कि हम जब पैसेज को पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका कॉन्टेक्स्ट कहना क्या चाह रहा है। आई एम कमिंग बैक टू इट, आई एम कमिंग बैक एंड आई एम रीडिंग इट। भाई क्या बात हो रही है यहाँ पर? 16th सेंचुरी यूरोप जो थी वो ग्रेट सेंचुरी थी चेंज की। इसके बाद में क्या एक्सपेक्ट करूंगा पैसेज में, आप बताइए। कोई मुझे ये कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में, जो 16वीं शताब्दी थी यूरोप के अंदर, वो एक काफी चेंज की शताब्दी थी। उस 100 सालों में काफी सारे चेंजेस हुए, उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? क्या सर बोले मुझे आदमी? क्या चेंजेस? करेक्ट, क्या चेंजेस हुए भाई? कौन से चेंजेस हो गए, क्या चेंज हुए? उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या हो गया? शायद इनके बारे में बात करेगा। देखो लिखा है उसने, द ह्यूमनिस्ट एंड द आर्टिस्ट ऑफ रेनेसेंस वुड हेल्प कैरेक्टराइज द एज एज वन ऑफ द इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ क्रिएटिविटी। अगला सेंटेंस बोल रहा है, ह्यूमनिस्ट जैसे कि ये आदमी helped restore the dignity of mankind while men like this person injected humanism into politics। तो चेंजेस के बारे में बात हो रही है। चेंजेस मतलब अंडरस्टैंडिंग के चेंजेस मुझे समझने को मिल रहे हैं कि मैन को मैन मानने लगे, इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ क्रिएटिविटी की बात हुई, और यही ह्यूमनिज्म जो था वो पॉलिटिक्स के अंदर भी पहुंचा। लास्ट में बोल रहा है, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन द रेनेसेंस हेल्प टू सेक्युलराइज यूरोपियन सोसाइटी। जब ये सब कुछ ठीक से हो गया तो यूरोपियन सोसाइटी सेक्युलराइज हो गई, सेक्युलर बन गई। 16th सेंचुरी में ये चेंज हुआ।
तो ये पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कह रहा कि 4 बिल्डिंग खड़ी हो गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, रोड बन गए, इनकी बात नहीं कर रहा है ये। इतना मुझे समझ आया। अब बेस्ड ऑन दैट व्हेन आई एम मूविंग टू द चॉइसेस आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस, लेट मी रीड इट। ए और बी की हम बात नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट। सी कह रहा है द वेरी पावरफुल नोशन दैट मेक्स, सॉरी, the very powerful notion that man makes his own history and destiny took root. I am okay with very powerful notion that man makes his own history, यहां तक मैं सही हूं, बट आगे कह रहा है and destiny took root. This I am not very convinced with. They took their roots. कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली या जड़ें बना ली, उसके बाद वो आगे बढ़ा होगा. This giving me a little bit inference answer rather than getting me the answer that I can have confidence based on what I have read. तब तक मैं अपना दिमाग नहीं यूज करूंगा, मुझे सी आंसर चॉइस नहीं लगेगा सही. डी पे जाता हूँ. इन द मीन टाइम अर्बनाइजेशन कंटिन्यूड अनअबेटेड एज डिड द ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज. दिस इज समथिंग आई डू नॉट नो. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सेल्फ क्रिएटिविटी हुई, इंडिविजुअलिज्म हुआ, ठीक है, इस तरह से बढ़ने लगे, पॉलिटिक्स के अंदर ही इंड्यूस किया गया और फिर सोसाइटी सेक्युलर हो गई. अब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इस मेन टाइम में अर्बनाइजेशन भी हुआ होगा, मॉडर्न यूरोप भी बना होगा, यूनिवर्सिटीज की ग्रोथ भी हुई होगी. आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस नॉर आई हैव एविडेंसेस टू से सो. यू गेट माई पॉइंट. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट कंप्लीट्स द टेक्स्ट. अब चूंकि ये लिखा है बेस्ट कंप्लीट करना है मुझे, तो डी के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती इफ आई हैव टू फाइनलाइज एन आंसर आउट ऑफ ऑल 4. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मैं आंसर कैसे दे पा रहा हूँ? आउट ऑफ एलिमिनेटिंग, एलिमिनेशन, इसको मैं कहता हूँ पीओई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू मैं आंसर दे पा रहा हूँ. So sometimes it happens that you get some kind of questions where you are not confident even after reading the passages or even after reading the content. So in that case, you can only provide the answer by eliminating the wrong answers. And that's how you can get this answer. That's it. I hope it is clear, guys. बात समझ आ रही है? Sir, even after that, we are selecting option number C ना. ठीक, कैसे करेंगे बेटा? Because mostly तो वही connect हो रहा है ना. आप भूल रहे हो As बेटा. according to the. आपको याद है मैंने बताया था कि जब डाउन टू 2 पे आ जाएं तो क्या करें, कैसे आंसर सेलेक्ट करें, याद है? Yes sir. क्या था बताओ जो जरा. लग रहा है उसको मत करना, जो मतलब जो पैसेज के अंदर ज्यादा आ रहा है उसको छोड़ देना और दूसरा वाला राइट. सिलेक्ट कर लेना. और एक पॉइंट और था कि जो मतलब ज्यादा आंसर टाइप लग रहा है वो वाला नहीं करना, उसको एलिमिनेट करना और दूसरा वाला सिलेक्ट करना. यस, सेम ये थिंग. आपने बता दिया. दूसरा पॉइंट क्या था? 2 पॉइंट्स थे व्हेन यू आर डाउन टू 2. पहला पॉइंट तो ये था कि जिसके वर्ड्स एज इट इज सबसे ज्यादा वर्बोज मतलब मैच कर रहे हो पैसेज से एज इट इज, उसको एलिमिनेट कर देना. इसके अलावा और क्या ऑप्शन था? दूसरा था, हाँ बोलिए और दादी. कि सर एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना मतलब. हाँ करेक्ट. हमें एक्सट्रीम क्लेम्स पे नहीं जाना है. कोई ऐसा क्लेम कर रहा हो जो बहुत एक्सट्रीम हो, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो, वहां पे हमें नहीं जाना है. सी के साथ यही प्रॉब्लम है बेटा. वेरी पावरफुल नोशन, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इससे ज्यादा पावरफुल उस समय कुछ भी नहीं था. तो दिस इज मेकिंग इट वेरी एक्सट्रीम. दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू डी विच इज मोर बेटर, जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है बट हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब कंप्लीट करना है अगर टेक्स्ट तो मैं इस पे जा सकता हूँ. बात समझ आ रही है? यस सर. ठीक है. ओके, ये हो गया है. Let's do this one then. Here is the summary. चलिए समरी पढ़ेंगे हम खाली और डिस्कस करेंगे पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है. आई एम श्योर इसका आप करेक्ट आंसर देंगे मुझे. टेक योर टाइम, टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे 100% करेक्शन चाहिए.
Yeah, it's been a long time. Shall we discuss now? Yes. Yes, please tell me. You can speak up and tell me what do you think, what you have understood about this paragraph. Difficult है क्या? Sir, what I could understand was it was talking about pain and danger, and it tells how these emotions are very extreme in comparison to the other emotions, the pleasurable emotions. And then in the last, it talks about how most of the time these emotions are very terrifying, but if they are if we get it in a uh, limited amount or with some modifications, it can somewhat be like pleasurable to Right. some extent. ठीक है, ठीक है, काफी हद तक आपने एक सटीक आंसर देने की कोशिश की है, आई मस्ट से। ठीक है, वेरी मैसी पैरा, करेक्ट प्रथम, इट इज। इसका रीजन ही बताता हूँ ऐसा क्यों है, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा आपको, नो डाउट। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? So like it was a simple contradict or a comparison between pain, danger, and death. Like that was something like death was something which was brought in middle to compare the extent of the emotions of pain and danger. So like it simply stated how the pain and danger operates, and what are like it is like those have a more powerful sensation than the pleasure. Like the whole para is about that only, and it just gives justification about it. करेक्ट, ठीक बात है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे, आई एम श्योर, मतलब कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आया होगा पैराग्राफ। है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पैसे समझ नहीं आया? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो इस केस में अगर मान लीजिए एग्जाम में हम कर रहे हैं, वी विल लीव दिस क्वेश्चन, हम इसका आंसर नहीं मार्क करेंगे। पर मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर हम कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये कि पैसेज इजी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग में इजी नहीं है, ठीक बात है, पर स्ट्रक्चर में काफी इजी है। क्यों? क्योंकि ओनली वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। ये पूरा पैसेज फर्स्ट पर्सन की तरह लिखा गया है। देखिए आप, यहाँ लिखा है बार बार आई से, बिकॉज आई एम, राइट, आई एम। So whatever he wanted to say as an author, he is clearly saying this. दूसरी बात, this word, इस वर्ड को देख के मुझे समझ आया कि ये इनफॉर्मल बात कर रहा है, इनफॉर्मल तरीके से लिखा गया है। इट्स नॉट अ फॉर्मल पैसेज। व्हेन ही वाज डिस्कसिंग इनफॉर्मली, उसने बात नहीं, मतलब कैजुअली वो बोल रहा है बेसिकली, ये समझ आया मुझे। तो ये दो मेरे आइडियाज काफी स्ट्रांग है, जिसके बेसिस पे ये समझ सकता हूँ कि ऑथर और टॉपिक ऑब्वियसली आपने बता ही दिया हमें। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया पेन एंड डेंजर के बारे में, कि वो किस तरह से प्लेजर हमें देता है, उसका प्रोसेस क्या है और कैसे उसको हम समझ सकते हैं, उसका कंक्लूजन क्या निकालने की कोशिश उसने की है। दो तरीके हैं इसको करने के, वन, यू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट ऑब्वियसली। सेकंड, जो आसान तरीका है वो ये है कि इफ यू गेट इन अ पैसेज जो डिफिकल्ट है, अगर आपको आंसर करना है, यू टाइम परमिट्स यू, तो इन दैट केस यू कैन टेक अ चांस बेस्ड ऑन ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग। तो आप ऑथर को फॉलो करिए ऊपर से लेके नीचे तक, और आपको ऑथर के हिसाब से समझना है कि पैसेज क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसमें कोई और इंसान है ही नहीं एक्सेप्ट ऑथर हिमसेल्फ। तो फर्स्ट पर्सन की तरह से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर ऑथर क्लियरली वहां पर कुछ कह रहा है तो। मैं उसी का फायदा उठाऊंगा, चलिए पढ़ते हैं। ये पहला सेंटेंस है, अगर आपने इसे पढ़ा, समझ आया, बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। I say the strongest emotion because I am satisfied the idea of pain are much more powerful than those which enter of the part of pleasure. ये ऑथर कह रहा है, इसी को प्रूफ करने के लिए उसने पहले सेंटेंस लिखा है। ठीक है, without all doubts the torments which we may be made to suffer are much greater in their effect on the body and mind than any pleasure which the most learned voluptuary could suggest, or than the living imagination or the most sound or this could enjoy. Ultimately, what he is trying to say, that the torments that we may be getting to suffer are much greater beyond, I mean, because of this pain's emotion. Last में कह रहा है, no, 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 no. I am in a great doubt whether any man could be found who would earn a life of the most perfect satisfaction. But as pain is stronger
in its operation than pleasure, so death is in general a much more effective idea than pain. Point that he is making over here. So death is in general a much more affecting idea than pain, because there are very few pains, however acquisitive, which are not perfect preferred to death. Now, what generally makes pain itself. And then lastly, what he says, when danger or pain press too nearly, they are incapable of giving any delight. So when danger or pain both are there, they won't give you delight and are simply terrible. But in certain distances and with certain modifications, they may be and delightful as everyday experience. So last sentence is the conclusion that he is trying to derive for the whole idea that he has described. राइट, तो अगर मुझे सिंपल भाषा में समझाना है, समरी बनानी है, तो मैं क्या करना चाहूँगा? जो मुझे समझ आया पैसेज से वो ये कि भाई जो पेन और डेंजर है, ये दोनों किस तरह से रिलेटेड है आपस में, किस तरह से लिंक्ड हैं, और प्लेजर और डेथ किस तरह से आपस में लिंक्ड है। मतलब पेन डेंजर किस तरह से प्लेजर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली डेथ का क्या सिचुएशन है, और डेथ किस तरह से बन रही है। तो डेथ जो है वो कहीं ज़्यादा इफेक्ट करती है आइडिया के पेन को, अफेक्टिंग आइडिया देन द पेन। Okay, with this information, let's see what's the answer that we get. Try. अब still आंसर आप कर पाएंगे, भले आपको पूरा समझ ना आया हो। ट्राई कीजिए, चॉइसेस में आंसर्स लिखिए। हेलो। हाँ भैया, 427 से बोल रहा हूँ, आइडिया चाय। आज की कर दी है। Okay, thank you, Harsh, Agam, Udaydeep, and Himanshu. All are giving me same answer. Okay, interesting. We'll see. We'll discuss. We'll discuss. आई एम वेरी अमेज्ड टू सी दिस आंसर, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सबको पैसे समझ नहीं आया था, लेकिन आंसर सबका सेम आ रहा है। कैन समवन टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद बी आंसर चॉइस? यस प्रथम, यू कैन टेल मी। सब बी। यस, बी सर फॉर बॉम्बे। हाँ, जितना मैंने समझा, सो सर द फर्स्ट लाइन इज स्टेटिंग पेन एंड डेंजर आर सिंपली पेनफुल व्हेन देयर कॉजेज इमीडिएटली अफेक्ट अस। तो ऐसा तो कोई पैसेज में दिया ही नहीं था। लाइक ये अच्छा, इमीडिएटली अफेक्टिंग का तो कहीं था नहीं था, जितना मेरे को याद है। और ये भी नहीं था कि वी आर डिलाइटेड व्हेन वी हैव आइडिया ऑफ पेन एंड डेंजर। ओके, दो आई फील लाइक कि ए इज अ लाइक फेयरली क्लोज आंसर, बट वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है। इट्स सिंपली कि 2 लाइन में समराइज कर दिया। ओके।
ओके, ठीक है। एक्चुअली बेटा, ये आंसर चॉइस जो है ना, वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा है, समरी प्रोवाइड नहीं करा रहा। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। होल पैराग्राफ इज मिसिंग, दैट्स व्हाई इज नॉट द आंसर। बट बी वाला जो आंसर है ना, हाँ प्रथम बोलो। Like it's not a in general idea. It was a very specific idea. Exactly, it is a very specific idea. True, true. So B point of view is absolutely correct. B आंसर चॉइस पता है कैसे बनाया है? This is called recycled language. सब कुछ उठा लिया पैसेज में से, कहीं कहीं से कहीं कहीं से, and then they kept together to make some sense. तो जो लिंकिंग इन्होंने की है वो unnecessary लिंकिंग है, but they have done it to show us so that we should believe yes, that's the right answer. I hope you understand that, guys. मतलब very very happy as well as amazed and surprised to see that all of you gave me the right answer. D. Everybody is correct. Everybody is correct. Good job, guys. तो समझ आया, भले ही पैसेज डिफिकल्ट था, बट स्टिल हाउ डिड वी गेट दिस एज आंसर? राइट, हाउ शैल वी डू दीज क्वेश्चंस? कोई डाउट किसी को? बाकी, डू यू थिंक नाउ यू विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस? Unless you feel confident, you will not mark it. I understand that, but I'm sure you will attempt these questions now, right? Sorry, मैं भूल गया, बाकी तो चली गई ना? सर Okay, yes, Divyansh. सर बी और डी में से कैसे पहचानें कि सही आंसर क्या है? गुड आइडिया। अच्छा बताओ, बी क्यों लग रहा है? क्योंकि सर बी में भी मतलब समझ में आ रहा है ना कि पेन और डेंजर कैसे सिंपली पेनफुल है, और थोड़ा मतलब ले रखा है पैराग्राफ से, कनेक्ट कर रहा एब्सोल्युटली। बेटा इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, पैसेज की अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेके सब एक साथ डाल दी गई हैं। इसलिए हमें ये आंसर लग रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो पैसेज में लिखी हैं पर इसने बात नहीं करी। इसीलिए हम डी पे जा रहे हैं जहाँ पे सारी चीजें एक साथ हमें मिल गई। दैट्स व्हाई वी आर सेलेक्टिंग दिस आंसर चॉइस। है। ओके सर। ठीक है, ओके, ग्रेट। एक क्वेश्चन और होगा शायद इसमें। यस, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद नहीं है। ठीक है, लेट्स डू दिस टाइम। थोड़ा सा हम टाइम कम लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैराग्राफ छोटा है। अच्छा, एक और बात, कोई भी स्टूडेंट अगर 2 बार से ज्यादा पढ़ता है तो प्लीज मुझे हाईलाइट करें। ओके, गो अहेड, गो फॉर इट। Sir, I यस can बेटा, I can summarize this para. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। 2 मिनट दो मुझे, देन आई विल टेल यू। I can लेट also. अदर्स आल्सो डू। डन प्रथम? ओके, कैन वी डिस्कस दिस गाइस, और इफ समवन रीडिंग इट वी कैन हाँ वेट। सर, 2 मिनट्स। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
Confirm with Divyansh. Once you're done, we'll begin. Done, beta? Yes sir. ठीक है, let's discuss. Yes, Parinita. बोलो बेटा. Sir, what they are trying to say is, if I read line to line, the fortune of Japan's largest trading houses have tended to fluctuate with those of the country as a whole. So they are trying to say that the trading houses of Japan and the economic situation of the country are simultaneously going up and down, and they are describing situations in which they have went up or down. For example, opening in the 19th century through the disaster of the war, where it probably went up or down or whatever, which is not exactly mentioned, the highs and lows of the bubble era. But now they are trying to say, they are trying to negate this idea now, and they are trying to say, while the rest of Japan is stagnant, but companies like Mitsubishi and whatever Mitsui have been prime movers in the natural resource boom. Whereas Japan has been stagnant, these companies are trying to make up their space in the world. Just give me 1 second. ठीक है, fair enough. What she described about the first sentence, is everybody agrees with that? Are we? Yes, Pratham? So like it was simple key. The first statement is stated to point out the contradiction. It is stated key the trading houses, like which is a stock market, and alongside the country as a whole, the growth is dependent. Key suppose trade तो stock market. कंपैरिजन किस किस में हो रहा है प्रथम Sir, फर्स्ट the सेंटेंस में? हाँ, so like सब वो आगे बताया. So like please complete it. So it is about key, like suppose say, when the Japan was growing in the early age of 1900s, so the stock market was also rising, but in the era, like it stated, the up and fall era, the 1940s era, or the like the 1928 era, the Great Depression. So like जब जापान की इकोनॉमी नीचे गई तो स्टेट में वो कहते हैं वो भी नीचे गया. बट नाउ इन दिस एरा व्हेन द जापान इज मोस्टली स्टैग्नेंट, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स जो थे, लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर मूविंग टुवर्ड्स द कंपनी मित्सुबिशी, बिकॉज वी आर, लाइक वो ये एक हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर जब दोनों साथ में फ्लो कर रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे, बट नाउ इट इज अ टाइम व्हेन की पूरा कंट्री, लाइक जो अब स्टैग्नेंट हो चुकी है, इट्स रीच्ड द stagnant point, उधर एक कंपनी Mitsubishi is touching sky की in a state, like in a area of capitalism, like ठीक the where ठीक हाँ. ठीक, fair enough. Answer please.
What happened, guys? Passage was easy, but answer अभी तक नहीं आया. Okay, started getting it. Thank you, Agam. Thank you, Mukul. Okay, Udaydeep. Fine. Noted, Saksham and Pratik. Okay, Harsh. ठीक है, Himanshu. Can see the confusion. Okay. Interesting. So I'm getting answers A, B, C, D, all four. Okay. मतलब पैसेज तो इजी था लेकिन फिर भी समझ नहीं आया हमें. ओके, डी, ए, अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग. पता है एक मिस्टेक हुई है. ये मिस्टेक हुई है कि हमने दैट दोज ऑफ को का मतलब नहीं समझा. दोज ऑफ क्या है? So we are not comparing the largest trading houses versus country. नहीं. We are comparing the fortune of Japanese largest trading house versus the fortune of the country. ये छोटा सा चीज हमने इग्नोर की है, वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था. Those of क्या है? Comparison word है, and we are comparing the fortune of Japan's largest trading houses with those of country, मतलब fortune of the country as a whole. Clear, guys? अब आई थिंक थोड़ा शायद आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि हर जगह पे हर सेंटेंस में यही क्लैरिटी दी जा रही थी. Those of country, fortune of Japan. So what they are discussing, the fortune of country. Okay, not directly the trading houses. Still I'm getting A, B, C, D answers. Okay. So एक बार दोज ऑफ वाला लॉजिक वापस बता दीजिए प्लीज. हाँ बेटा, ये दोज ऑफ जो लॉजिक है ये कंपैरिजन करता है. व्हेन डू वी यूज दोज ऑफ? व्हेन वी हैव टू कंपेयर. सर जैसे प्लीज फॉर एक बार, एग्जांपल, हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्च्यून्स ऑफ जापान्स लार्ज ट्रेडिंग हाउसेस versus those of the country. So they are comparing the fortune of Japan's large trading houses with the fortune of the country. So the fortune की जगह they have mentioned those. Sounds good? Yes, sir. So getting so many varieties of answers A, B, C, D, I think we shall discuss each one of them. Let's begin. First, A. Unlike those of the country, the fortunes of the large Japanese trading houses have tended to fluctuate since the 19th century. But lately, companies like these two have become prime movers in the natural resources boom and have bagged a string of prestigious deals. This is surprising considering today's land state capitalism. So, yes, this looks good. There is no confusion with that, and this could be the right answer. But the only problem with the A answer choice is the last sentence. We have no idea about this. We can't summarize because it is talking about today's land grabbing state capitalism. Do we know this? कहीं बात हो रही है today's land capitalization something? Yes, sir, it was stated in the passage. This is surprising in the age of land grabbing state capitalism. Yeah, but they are not talking about it, that we are doing it right now. They are saying that today is land grabbing state capitalism. So Patches is talking about 19th century, not talking about today.
I hope it is clear that what's wrong with the A answer choice. That's why it can't be the answer. Everybody agrees? Yes, Same sir. thing is happening in the D. Because of this, these two answer choices are wrong. Now the answer has to be either B or C. Let's read. They both look exactly same, right? Okay. So B and C both look exactly same, I believe. How to finalize an answer between them? Grammar makes an important role here. Quickly tell me, otherwise I'll reveal. So I'll wait for 2 minutes. Otherwise I'll tell you what is the answer and why. Sir, B. Tell me the problem with the C if you think B is the answer. So C is feeling like a more not specific, but वो पूरा पहले ही उठा के दे दिया है. Incoming call from Wi-Fi I don't think so. identified B with ज़्यादा different है. बस यहाँ पे secured seizable deals लिखा है. Deals कौन सी है वो नहीं लिखा. हाँ, यहाँ so deals बता दी भी इन्होंने. लग रहा है कि वो सिंपल एक पहले ही लग रहा है पूरा. और आपने अभी जो बताया स्टेट किया कि जिसमें ज्यादा वो एलिमिनेट करने मतलब ज्यादा वो आ रहे हो वो एलिमिनेट कर दो. Okay. ऐसे सर Okay. oops. ठीक है प्रथम. Anyone else? नहीं. देखो. So I'll tell you what is the answer. The answer has to be B, not C. लेकिन दोनों सेम है. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. Still we are going with B just because of one reason, which is grammar. देखो. Have been fluctuating since the 19th century. क्या मतलब होता है इसका? It's been in the present also कि तब से अभी तक हो रहा है, but Absolutely. उसमें एक वर्ड था stagnant हो गया, so it is a Absolutely. term of the past. Absolutely. That is the difference between B and C. That's why the answer is B, not the C. I hope it is clear. So you realize that A, C, D, तीनों wrong है just because of they're talking about present. It should be that they should talk about past only. So in the whole passage, we are not at all dealing or anywhere we are talking about present. Nowhere. But this is playing it. तो आप समझ रहे हो कितना minute difference है यहाँ. अगर बीन नहीं आता और फ्लक्चुएटिंग नहीं आता बॉस ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल होता बी और सी में से एलिमिनेट करना. दोनों सेम बातें कर रहे हैं. देयर इज नो डिफरेंस. ओनली डिफरेंस इज द टेंस ओनली. सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. So when I'm going with the logic, I'm finding B and C both are correct. Both are making the same sense. I hope it is clear that why B is the right answer and not the C or A or D. Everybody understood or not? Yes, Yes, sir. Udajit. Yes. Yes. Okay. ठीक है guys. So today we talked about the summary questions. अगर हमें summary करनी है तो कैसे करनी होगी? What we have to do? We have talked about it and I'm sure you must have understood it. Ultimately, अगर quickly sum up करना है, summary करनी है तो I'll be going with this way. Please read and try to understand the passage. How to understand the passage? क्या तो वो फर्स्ट पर्सन की तरह लिखा होगा आई एम सेइंग दिस, आई एग्री विद दिस, आई डिसएग्री विद दिस, समथिंग लाइक दैट. अगर नहीं तो आप ये देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, उसको कैसे डिफाइन कर रहा है, पैसेज का मीनिंग क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है. ये देखिए. वी कैन डू सेंटेंस कंप्लीशन प्लीज. यस. अगली जो नेक्स्ट चीज थी वो ये थी कि हमें तब तक चॉइसेस पे नहीं जाना है जब तक कि हमें पैसेज समझ में ना आ जाए.
अगर हम पैसेज में कॉन्फिडेंट नहीं है देन इट इज ऑन यू वेदर यू वुड लाइक टू टेक अ रिस्क और नॉट। ठीक है, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। When it comes to passage समझ आ गया सर, चॉइसेस में कंफ्यूजन हो रहा है, then I told you when you are down to 2 what you need to do. पहला, please eliminate those other choices which has exact the keywords same as it is from the passage. अब समरी के केस में थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि समरी मतलब सम अप कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो चांसेस हैं आपको वर्ड्स मिल जाएं, पर सिर्फ इस वजह से आप एलिमिनेट ना करें, पूरा क्राइटेरिया देखें उसके बाद एलिमिनेट करें। सेकेंड पॉइंट ये है, प्लीज एलिमिनेट दैट आंसर चॉइस विच मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, right? And then that's how you can get the right answers. This is what we did in different questions. Any question? Any doubts before we wind up the session? No? Then thank you so much. See you day after Thank you, tomorrow. sir. Thank you. See you on Thank Thursday. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you guys.